नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आज के समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मराठा कोटा को असंवैधानिक करार दिया गया है उसको लेकर के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। उन सभी खबरों को एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। श्रीलंका के द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को मुक्त करने के ऊपर जो न्यूज़ आया है उसकी चर्चा करेंगे। असम में भूकंप के क्या कारण है उसको लेकर के जो बातें कही गई हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यूरोपीय संघ ने चीन पर अपनी निर्भरता में कटौती करने की एक योजना बनाई है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे अंतिम में आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसका शीर्षक है मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट्स राइट टू इक्वलिटी से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो मराठा कोटा महाराष्ट्र में दिया गया है वो असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक एक करके उन सभी बातों को यहाँ पर समझेंगे क्योंकि ये सारी बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। उन्हें जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया था और इसी के आधार पर वहां पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया। यहाँ पर इसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था एमजी गायकवाड़ आयोग। और इसी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और जैसे ही मराठा समुदाय को वहां पर आरक्षण दिया गया तो जो आरक्षण का जो लिमिट था वो 50% से ऊपर चला गया। अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में ये कहा था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस बात का उल्लंघन हो रहा है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ये जो आरक्षण दिया गया है मराठा समुदाय को वो संवैधानिक है या नहीं। और यहाँ पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली 5 जजेस की खंडपीठ ने ये पाया है कि जो मराठा समुदाय को कोटा दिया गया है वो असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यहाँ पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थिति या असाधारण स्थिति नहीं थी जिससे राज्य सरकार को मराठा समुदाय को कोटा का लाभ देना चाहिए और इस लाभ को उनको देने के लिए वो 50% की जो सीमा तय की गई है आरक्षण की उसे वो तोड़ करके क्या करें, उन्हें आरक्षण दें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जो मराठा समुदाय है वो राजनीतिक रूप से भी बहुत ही प्रबल और सबल समुदाय है और ये कहीं पर भी जाहिर नहीं होता कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। और इसी के आधार पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को दिए जाने वाला जो आरक्षण था उसी पर प्रश्न लगाया है और उन्होंने एमजी गायकवाड़ आयोग और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को भी निरस्त किया है। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि एमजी गायकवाड़ आयोग ने मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 16% का आरक्षण देने का बात कहा था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2019 में
इस आरक्षण की मात्रा को कम कर दिया और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा में 12% और रोजगार में 13% का आरक्षण तय किया। किसके लिए? मराठा समुदाय के लिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमजी गायकवाड़ आयोग की सिफारिशें और बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया फैसले को भी निरस्त किया गया है और कहा गया है कि प्रतिशत कम करना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ये अल्ट्रा वायर्स है। यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होगा कि वो न्याय संगत नहीं है। तो सबसे पहली बात उन्होंने यही कहा है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है और इसी के चलते जाति के नाम पर सिर्फ उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जो 50% का जो सीलिंग उन्होंने लगाया है, जो एक तरीके से सीमा तय की है इंदिरा साहनी केस में, वो सीमा सही है। और यहाँ पर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इस खंडपीठ के द्वारा, वो ये लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में जो फैसला लिया था जिसमें उन्होंने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी, उसे दोबारा पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। आरक्षण की बात हो और 1992 के इंदिरा साहनी केस का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। और आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि यही वो केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% तय की गई थी। और यहाँ पर न्यायमूर्ति भूषण ने साफ साफ कहा है कि इंदिरा साहनी का जो फैसला है, उस केस में जो फैसला लिया गया है वो समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है और अदालत के किसी भी फैसले में या कभी भी संदेह नहीं जताया गया है कि वो फैसला गलत था या उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने इस फैसले को गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन कहा है। गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम समानता की तो बात करते हैं, लेकिन अगर कोई समुदाय शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उनके उत्थान के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं? आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन उस आरक्षण से दूसरे समुदायों का हक जो है नहीं मारा जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आरक्षण का जो लिमिट है वो क्या तय किया गया? 50%, जो पूरी तरीके से न्याय संगत है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। तो शीशे की तरह साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो बातें। पहला कि जो आरक्षण दिया जाता है वो सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें ही दिया जाएगा, कास्ट के नाम पर कोई भी आरक्षण हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात कि जो 50% का जो सीमा तय किया गया था आरक्षण में, उसे भी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय संगत बताया गया है और वो अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे आपको याद रखना है। इसी समाचार को लेकर के पेज नंबर 9 पर एक और न्यूज आया है जिसका शीर्षक है सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई SEBC। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2 फैसलों की तो चर्चा हमने वहां पर कर ली, लेकिन जो तीसरा फैसला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही लंबे दिनों तक देखा जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सिर्फ सेंटर यानी कि केंद्र ही SEBC, यहाँ पर SEBC का मतलब क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अकेले केंद्र ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार रखता है और आरक्षण लाभ का दावा करने के लिए उन्हें केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार भी केंद्र के पास ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही ये डिसाइड कर सकता है कौन सा वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है, और इन वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उन्हें केंद्रीय सूची में शामिल करने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? केंद्र के पास है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य केवल इस सूची में शामिल किए जाने के लिए राष्ट्रपति या संवैधानिक आयोग को सुझाव दे सकते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि राज्य सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को, या फिर किसी ऐसे संवैधानिक आयोग को जिसे जातियों और समुदायों को शामिल करने के लिए या उन्हें बाहर निकालने के लिए या इसमें संशोधन करने के लिए बनाया गया है। यानी कि राज्य अपनी मर्जी से इस सूची में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना ये किसके ऊपर है? राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार, या फिर वो आयोग जो इसके लिए बनाया गया है उसके ऊपर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये साफ साफ ये तय कर दिया गया है कि SEBC का यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो सूची होगी उसमें सिर्फ केंद्रीय सूची ही मान्य होगी। यहां पर इस फैसले के बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि सिर्फ राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो किसी समुदाय को SEBC यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए जो सूची निकलती है, जो कि अनुच्छेद 342A के तहत निकलती है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है। अनुच्छेद 342A(1) जो है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उसकी सूची होती है, और यहां पर इस सूची को निकालने का या उसमें किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने का शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यहां पर इस सूची में अगर एक बार किसी वर्ग का नाम प्रकाशित हो गया तो उस सूची को बदलने का आधार सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी कि अगर इस सूची में कोई संशोधन करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? संसद करेगा, वो भी कानून बना करके। और यहां पर यह बात कहां कहा गया है? तो अनुच्छेद 342A(2) में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। पहली बात तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 342A(1) जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची होती है, और यहां पर कहा गया है कि अगर इस सूची में एक बार नाम आ गया या फिर इस सूची को अगर आपको संशोधित करना है तो अनुच्छेद 342A(2) ये कहता है कि यहां पर ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ किया गया है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वही सलाह देगा, और उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? किसी वर्ग को SEBC के सूची में शामिल करने का निर्णय लेंगे। यहां पर यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जिसे कि अनुच्छेद 338B के तहत बनाया गया है, वो अगर ऐसा कोई रिपोर्ट तैयार करता है तो इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के साथ क्या करना चाहिए? साझा करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इसमें चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए सुझाव तो दे सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे यह पावर किसके द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 342A(1) के तहत। तो बहुत ही बड़ी बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ही दूरगामी है, क्योंकि इस आदेश के आने के बाद से अभी से ही बहुत सारे राज्यों ने इस मामले पर जो है बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि राज्यों को जो अधिकार है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से छीन लिया है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा जो सूची है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूची होगी पूरे देश में, जो कि केंद्रीय सूची होगी। यानी कि जो केंद्रीय सूची है वही मान्य होगी। अगर इसमें कोई भी चेंज करना है तो वो चेंज कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार, जिन्हें संविधान के द्वारा यह पावर दिया गया है। आइए अब इसी से जुड़े हुए एक और खबर की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल लिखा गया है इसी फैसले को लेकर के, और जिसका शीर्षक क्या है? अगेंस्ट एक्सेस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मराठा
समुदाय को कोटा दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, उसकी चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हमने पहले 2 न्यूज़ में कर ली है। यहाँ पर उन्हीं सभी बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इसका दूसरा भाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि वो 1992 के इंदिरा साहनी केस को दोबारा पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे, उसमें लिए गए जो फैसले हैं उसको पुनर्विचार नहीं करेंगे, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर जो कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो केंद्रीय सूची होगी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की, वही मान्य होगा। इस बात को लेकर के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो संसद के सदस्य हैं और जो राज्य हैं, उन्होंने पहले से ही अब चर्चा करना शुरू कर दिया है कि एक तरीके से यह राज्यों के अधिकारों में एक तरीके से हनन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ सिंगल लिस्ट की बात की गई है, यानी कि जो केंद्रीय सूची है इन वर्गों को लेकर के उसकी बात की गई है, उसे ही मान्य बताया गया है। तो यहाँ पर इस बात को जो है राज्यों के अधिकार में हनन माना गया है। और बहुत सारे जो संसद सदस्यों का ये मानना है कि एक तरीके से ये जो निर्णय है और जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, वो एक तरीके से राज्यों के पावर को कम करता है, उन्हें यह अधिकार छीनता है जिससे वो अपने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसकी पहचान करते थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सही तरीके से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान के लिए पार्लियामेंट को एक स्कीम लानी चाहिए, जिससे कि देश में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सही तरीके से की जा सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ केंद्रीय लिस्ट ही मान्य होगा, सिर्फ केंद्रीय लिस्ट में जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माने गए हैं वही सिर्फ मान्य होगा, इस बात का जो है बहुत ही दूरगामी परिणाम निकलने वाला है और उसी की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। आइए अब एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 14 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, उसका जिक्र किया गया है, जिसका शीर्षक है आरबीआई स्टेप इनटू ईज कोविड-19 बर्डन। यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि कोविड-19 की वजह से छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है और इसी से लड़ने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण पहुंचाने के लिए उन तक जो है ऋण आसानी से बैंक उन्हें दे सकें, इसके लिए जो है एक कार्यक्रम की घोषणा किया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि 50,000 करोड़ का टर्म लिक्विडिटी सुविधा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है। इसका जो कार्यकाल होगा वो 3 सालों का होगा और जो रेट होगा वो रेपो रेट के बराबर होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही सस्ती दरों पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाले लोगों के लिए जो है कर्ज की सुविधा यहां पर लाने का फैसला लिया है। आपको याद रखना है 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की यहां पर घोषणा की है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस योजना के तहत बैंक जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आपूर्तिकर्ताएं और उसको बनाने वाले जो फर्म है उनको ऋण देंगी, उनको सहायता प्रदान करेंगी और इन लोन को जो है पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र में भुगतान माना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा बैंकों के द्वारा इन लोगों को, उसे जो है बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र में भुगतान में दिखा सकते हैं। इसी को लेकर के पेज नंबर 14 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है स्मॉल बिजनेसेस
MSME टू गेट रिलीफ। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों की घोषणा की गई है बुधवार को, और उसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 50,000 करोड़ का टर्म लिक्विडिटी सुविधा जो है प्रदान की जाएगी, जिससे बैंक क्या कर सकेंगे, जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उन्हें जो है वो लोन दे पाएंगे। जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो भी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, और उनकी सहायता के लिए भी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ राहत दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे छोटे व्यापारी को राहत देने के लिए उन्होंने वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से चालू कर दिया है। यहाँ पर पिछले साल भी वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है लाया गया था, और अब दूसरी लहर को देखते हुए फिर से वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को जो है लाया गया है, जिसे हम उसका दूसरा भाग कह सकते हैं। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कही गई है, यानी कि कौन लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि 25 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन यानी कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा मौका दिया जाएगा। ऐसे बिजनेस जिन्होंने पहले फ्रेमवर्क में इसका फायदा नहीं उठाया था, वो अब इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कही, तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये साफ किया गया है कि इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारी सहित MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और उनका जो लोन है 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के श्रेणी में था, उन लोनों को रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, यानी कि 25 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारी MSME उद्योग, और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ऐसा लोन जो कि 31 मार्च 2021 तक क्या हो, स्टैंडर्ड लोन हो। यहाँ पर स्टैंडर्ड लोन का मतलब ये होता है कि आप जो है 31 मार्च तक सही समय पर अपना EMI या फिर जो इंटरेस्ट रेट आपको बैंकों को चुकाना था, आप वो सही समय पर क्या कर रहे थे, बैंकों को लौटा दे रहे थे। ऐसे लोनों को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लोन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक अगर आपका लोन स्टैंडर्ड लोन था, यानी कि आप जो है सही समय पर बैंकों को उनका EMI लौटा रहे थे, तो आप जो है इस राउंड में यानी कि इस लोन रीस्ट्रक्चरिंग के सेकेंड राउंड में आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, आपको इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 30 सितंबर तक आप अपील कर सकते हैं और इसे अगले 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा। आइए अब एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 में एक न्यूज़ आया है और न्यूज़ का शीर्षक क्या है, आफ्टर 10 आवर्स श्रीलंका फ्रीज 86 इंडियन फिशर्समैन। तो यहाँ पर श्रीलंका के नेवी के द्वारा भारतीय मछुआरों को बंधक बनाया गया था और उनके द्वारा जो 11 बोट्स थे उन्हें भी सीज कर लिया गया था, उन्हें भी बंधक बना लिया गया था। और यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा अब इन मछुआरों को छोड़ा गया है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक न्यूज़ आया है। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लगातार हम ऐसे खबरें सुनते हैं कि श्रीलंका के द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया है। आखिर इसका कारण क्या है, आखिर इसका वो क्या कारण है जिसके कारण जो है बार बार जो है यह समस्या होती है और इतने दिनों के बाद भी यह समस्या जो है सुलझाई नहीं गई है। यहाँ पर आपको याद होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 में ही भारत और श्रीलंका समुद्री सीमा समझौता हुआ था। यहाँ पर इस समझौते के बावजूद भारतीय मछुआरे श्रीलंका में समुद्री सीमा को पाक स्ट्रीट में पार करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंकाई नौसेना को हमले करने पड़ते हैं। वो भारतीय मछुआरों को बंधक बना लेते हैं, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। यहाँ पर इस बात को भी आपको जानना होगा कि भारत सरकार के द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार के सलाह के बिना ही कच्छेवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था और तब से भारतीय मछुआरों को केवल आराम करने,
जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंटोनी के त्यौहार के लिए द्वीप तक पहुंचने की अनुमति दी गई है, लेकिन मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ पर समझौता होने के बावजूद भारत और श्रीलंका के बीच में जो मछुआरों का जो इशू है वो अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इसके कारण आपको साफ साफ दिख जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से भारत और श्रीलंका के मछुआरे एक दूसरे के पानी में आकर के मछली पकड़ते रहे हैं, लेकिन जब से ये समझौता हुआ है, यानी कि इंडो श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री तय हुई है, उसके बाद से जो है मछुआरों के पकड़ने का जो सिलसिला है वो बहुत ही बढ़ गया है। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में 50,000 से ज़्यादा ऐसे फैमिली हैं, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि मछली पकड़ने से अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर इन मछुआरों के द्वारा अब बड़ी नौकाएं संचालित की जाती हैं, और बड़ी नौकाओं को संचालन करने में खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। और इसीलिए जब ये लोग मछली पकड़ने निकलते हैं समुद्र में, तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ के घर लौटें, वापस लौटें। और यहाँ पर इसी के चलते वो क्या करते हैं, इंडो श्रीलंका जो मैरीटाइम बाउंड्री तय की गई है उसे पार करके श्रीलंका के वाटर में घुस जाते हैं, समुद्री सीमा में घुस जाते हैं, और उसके बाद वहाँ की नेवी के द्वारा इन मछुआरों को पकड़ लिया जाता है। और ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। श्रीलंका ये चाहता है कि इस पूरे एरिया में जो है सिर्फ उनके मछुआरे मछली पकड़े, भारत के मछुआरे यहाँ पर आकर के मछली नहीं पकड़े, और इसी को लेकर के जो है ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ये विवाद सुलझा नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि भारत और श्रीलंका की जो सरकारें हैं वो जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठा करके इस विवाद को सुलझा लेंगी। आइए अब एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 4 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है अनफेमिलियर लाइनमेंट अमंग असम अर्थक्वेक फैक्टर। तो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उन्होंने कुछ कारण गिनाए हैं जिसके कारण असम में बार बार जो है ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि 28 अप्रैल को 6.4 का जो एक बड़ा भूकंप यहाँ पर मापा गया था, उसके बाद से लगभग 29 भूकंप के झटके जो है लगे हैं वहाँ पर, और इसी का कारण ढूंढने की कोशिश की गई है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। और उन्होंने ये कहा है कि जो आसाम का सोनितपुर जिला है वो पूर्व पश्चिम ट्रेंडिंग एथरखेत फॉल्ट, उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व ट्रेंडिंग कोपली फॉल्ट और एक उत्तर दक्षिण ट्रेंडिंग लाइनेशन के द्वारा घिरा हुआ है, और यहाँ पर एक बहुत ही जटिल त्रिकोणीय क्षेत्र बन जाता है जिसके भीतर जो है सोनितपुर जिला आता है। और इसी के कारण जो है ये जो दो फॉल्ट हैं और एक लाइनेशन के कारण जो है इस पूरे क्षेत्र में भूकंप के बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ये भी कहा गया है इन दो बड़े फॉल्टों के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे फॉल्ट भी हैं जिनके कारण सोनितपुर जिले में बहुत बार भूकंप के झटके आपको देखने को मिलते हैं। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज संख्या 13 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है EU अनवील्स प्लान्स टू कट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 देश हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अपनी निर्भरता जो चीन पर है उसे कम करने वाले हैं। उन्होंने ये पूरा का पूरा एक योजना बनाया है किस तरीके से चीन पर जो डिपेंडेंसी है सप्लाई को लेकर के, उस पर जो उसकी निर्भरता है उसे कम किया जाए। यहाँ पर जो है 6 स्ट्रेटेजिक एरिया यानी कि 6 ऐसे एरियाज का जिक्र किया गया है EU के द्वारा, जिसमें रॉ मटेरियल्स, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जो चीन के ऊपर जो उनकी निर्भरता है उसको वो कम करने के लिए एक रोड मैप यानी कि एक योजना बना रहे हैं। यहाँ पर EU के द्वारा कहा गया है यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा कहा गया है कि इस कोविड-19 के महामारी में ये साफ तरीके से जाहिर हो चुका है कि चीन पर निर्भर रहना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और यहाँ पर इन सारे देशों के द्वारा एक गहन परीक्षण किया गया और यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे बैटरीज, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सेमीकंडक्टर्स
और नई टेक्नोलॉजी, इन सभी पर जो है चीन पर निर्भरता को कम किया जाएगा। और यहाँ पर एक तरीके से जो यूरोपीय यूनियन है वो सारे देश मिल करके अपने यहाँ जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने पर ध्यान देंगे और किस तरीके से इससे जुड़ी हुई जो उद्योग हैं उसको अपने यहाँ ही बढ़ावा दे करके जो चीन पर निर्भरता है उसे कम की जा सकती है, इसकी बात यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के बैठक में कही गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चीन का एक तरीके से जो दबदबा है निर्यात को लेकर के उसे अब यहाँ पर तोड़ने की या फिर कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भारत के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है और अब यूरोपीय यूनियन भी क्या है, इसके लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 317 यानी कि 317 प्रोडक्ट का नाम लिया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा, जिस पर चीन पर जो उसकी सप्लाई के लिए जो निर्भरता है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। आइए अब आज के समाचार पत्रों पर आधारित मुख्य परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा कोटा को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस कथन का विश्लेषण करें। यहाँ पर आप भूमिका में इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में मराठा वर्ग को आरक्षण दिया गया उस वर्ग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं है, केवल जाति के नाम पर जो है उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि आखिर ये मामला क्या है, ये केस क्या है, उसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मुख्य भाग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं यहाँ पर, उसका आप यहाँ पर जिक्र करें और एक एक करके समझाएं कि क्यों ये जो आरक्षण दिया गया था वो समानता के अधिकार के विरुद्ध है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत श्रीलंका मछुआरों के विवाद पर विस्तृत चर्चा करें। तो यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि लगातार हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि श्रीलंका की नौसेना के द्वारा भारतीय मछुआरों को जो पकड़ने की घटना है वो बढ़ चुकी है। आप इसका जिक्र यहाँ पर करें और इसके बाद जो है मुख्य भाग में आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा को लेकर के समझौता हुआ और उसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं किस तरीके से जो मछुआरे हैं वो अपने जीवन यापन को लेकर के चिंतित रहते हैं, अपने जीवन यापन को सही तरीके से चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने के सोच को रखते हुए वो दूर तक निकल जाते हैं, वो श्रीलंका के समुद्री सीमा में घुस जाते हैं और जिसके कारण वहाँ के नेवी को ये मौका मिल जाता है कि वो भारत के मछुआरों को पकड़ लें। यहाँ पर इन सभी बातों का जिक्र करके आप अपने उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का अंक पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।